जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श टेक्निकल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र कुमार। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ सरप्राइज है जिसका आपको काफी समय से इंतजार था। आपकी डिमांड थी कि सर कुछ तो ऑफर लेके आए स्पेशल लोको पायलट के बैच पर। तो आपके लिए भाई ऑफर है, हमारे पास में आपके लिए आज ऑफर है। और ऑफर है कि आपको 10% एक्स्ट्रा मतलब डिस्काउंट इस पर दिया गया है। जो कोर्स है उसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वो मिलेगी कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की। आज के टाइम के जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल शानदार, है ना। ठीक है। और इसके साथ में मिलेगी आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मिल जाएगी। और हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको क्या इसी के साथ में क्या मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी जो आप ऐप के अंदर मिलेगी ये भी आपको। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई मतलब इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है ना, ये बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाई है। और टेस्ट रहने वाले हैं इसके अंदर, 100 टेस्ट रहने वाले हैं। 100 टेस्ट रहने वाले हैं जो आपकी तैयारी को एकदम से चार चांद लगा देंगे। बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं। टेस्ट ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर के ही हों, टेस्ट ऐसे नहीं है कि हमने मतलब कि पूरा ही मतलब जो एआई क्रिएटेड हो। इन टेस्टों के अंदर मतलब तीन चीज समावेश हैं। इनके अंदर जो आज के टाइम पे एआई जनरेटर से एआई से क्रिएट करवाए रहे हैं पेपर, उनको ले फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो नए क्वेश्चन बनते हैं अपनी बुकों से, वो क्वेश्चन इन टेस्टों के अंदर ऐड किए गए हैं। यानी कि बहुत अच्छी लेवल की टेस्ट सीरीज है, तो बहुत अच्छा इसके अंदर टाइम है। वैसे कोर्स की फीस 499, लेकिन आपको अब वीडियो देख रहे हो जिससे 24 घंटे बाद तक कोर्स की फीस आपकी रहने वाली है 449 रुपये रहने वाली है। 10% आप जैसे कूपन ऐड करते हो उसके अंदर, तब जाके हो जाएगी। आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, एप्लीकेशन के अंदर के जाकर के स्पेशल लोको पायलट का बैच जहां पर आपको 499 लिखा दिखेगा वहां पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में एक विंडो खुलेगा, उस ऊपर जाकर के आप जैसे अप्लाई करोगे इस कूपन को ALP10 को, तो वहां से आपको मतलब 10% की छूट मिल जाएगी। और फिर आप कोर्स को बाय करके अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। तो आ जाइए आज की क्लास पर। जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है विद्युत और स्तर वैद्युतिकी के मूल सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि क्या है विद्युत आवेश, इनके बारे में सभी के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है। अब देखते हैं कि स्तर वैद्युति का इतिहास क्या है। कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ग्रीक दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने जो कहरवा नामक पदार्थ से एम्बर, उसकी छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ करके कागज के छोटे टुकड़ों को क्या किया, उन्होंने आकर्षित किया। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने इस वैद्युति के नाम दिया, जिसे हम आज जानते हैं स्तर वैद्युति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि आवेश होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। इनको परिभाषित करने वाले जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक थे, उनका क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन था। वैद्युतिकी के जनक इन्हें कहा जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और इन्होंने क्या किया था, इनको परिभाषित किया था। किसे? आवेश को परिभाषित किया था। आवेश कौन से? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कौन से होते हैं? जो जो क्या करते हैं, आवेशों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं वो धनावेश से। तो जो ग्रहण कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऋणावेश से। जैसे अपन देखते हैं कि एक इंसान जो पैसा देता है वो धनी है तभी तो पैसा दे रहा है। एक इंसान पैसा ले रहा है यानी वो ऋणी है, उसको जरूरत है, वो कर्जदार है तो वो पैसा ले रहा है। सेम ऐसा यहाँ पर है। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षण होता है उनके अंदर। नेगेटिव नेगेटिव के अंदर प्रतिकर्षण होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर आकर्षण होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर भी आकर्षण होता है। जैसे आप इंसानों के अंदर देखते हो कि जो मतलब लड़के लड़के होते हैं उनके अंदर एक दूसरे को पास में कभी नहीं आते, और जैसे लड़के लड़कियां वो भी नहीं आती। मतलब अपोजिट अगर जेंडर है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर सेम जेंडर है तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। अब आ जाते हैं कि आवेश के प्रमुख कितने गुण? 3 गुण होते हैं। आवेश क्या होती है? आवेश होती है भाई संरक्षित राशि होती है। आवेश क्या होती है आपकी? संरक्षित राशि होती है। क्या होती है? आवेश होती है संरक्षित राशि होती है।
आवेश संरक्षित राशि कैसे होती है, ना तो आवेश को बनाया जा सकता है, ना तो आवेश को क्या किया बनाया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 5 और 4 कितने गुलाम हुए, 9 आवेश हो गए इधर, है ना। और ये इधर भी कितने हो गए, ये भी कितने हो गए, 9 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आवेश क्या है। आवेश क्या होते हैं, योज्य राशि है। आवेश क्या है, योज्य राशि है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाते हैं। जैसे अपन ने देखा 5 और 8 माइनस का 8 है, तो कितना हो जाएंगे ये हो जाएंगे -3, यानी कि आवेश क्या होते हैं, योगात्मक भी होते हैं, योज्य राशि होते हैं। कुल आवेश क्या होता है, सभी आवेशों का क्या हो जाता है, कुल आवेश क्या हो जाता है भाई, सभी आवेशों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। क्वांटिकृत राशि होती है, आवेश क्या होती है, क्वांटिकृत राशि होती है। कैसे होती है कि आवेश की गणना की जा सकती है, आवेश की गणना की जा सकती है, आगे न्यूमेरिकल होगा वो हम इससे देख लेंगे। ठीक है, तो जो एन किसको दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा है, और प्लस और ये जो ई है ये किसे दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम होते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे कि आवेशों का स्थानांतरण तीन विधियों इसके 3 मेथड होते हैं। एक तो घर्षण होता है, एक इंडक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है। ठीक है, इनसे अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह वैद्युति के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है वो क्या हो गया, धनावेशित है। कांच की छड़ क्या है, धनावेशित है। किससे रगड़ा, रेशम से रगड़ा, तो रेशम क्या है यहाँ पर, रेशम की बात करेंगे तो रेशम क्या है यहाँ पर, ऋणावेशित है। रेशम क्या है यहाँ पर, ऋणावेशित हो, रेशम क्या हो जाता है यहाँ पर, ऋणावेशित हो जाता है। और यहाँ पर धनावेशित क्या हो जाता है, कांच की छड़ क्या हो जाती है यहाँ पर, धनावेशित हो जाती है। बिल्ली की खाल को अगर एबोनाइट की छड़ से रगड़ रहे हैं तो बिल्ली की खाल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कौन कर रही है, एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। ऊनी वस्त्र को अगर प्लास्टिक की छड़ पर रगड़ रहे हैं तो ऊनी वस्त्र धनावेशित, तो धनावेशित इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रही है। प्लास्टिक की छड़ क्या है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो यहाँ पर कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ने पर बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉनों का करती है, क्या करती है, त्याग करती है। यानी कि बिल्ली की खाल धनात्मक है तो त्याग करेगी, या फिर पूछ लेगा कि एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों को करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपना हो गया घर्षण, अब चलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक है, बाय कंडक्शन। अब इससे क्या होगा, ये गतिक वैद्युतिकी में इससे क्या होगा, बाय कंडक्शन मेथड, चालन चालन द्वारा, यानी कि गतिक वैद्युतिकी, दो वस्तुओं के संपर्क होने पर आवेशों का स्थानांतरण होना। दो वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तब जाकर के क्या होगा, बिजली का, विद्युत का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, यानी जो ट्रांसफर होगी। तो जैसे उदाहरण क्या होता है, इसके बल्ब हो गया, हीटर हो जाता है, इसका उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाई इंडक्शन मेथड की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दो वस्तुओं के बिना संपर्कित आवेशों का स्थानांतरण। कभी देखा है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कभी एक दूसरे को संपर्कित करती है, नहीं करती। तो नहीं करती तो आवेश कैसे जा रहा है उनके अंदर, इंडक्शन मेथड के द्वारा जा रहा है, प्रेरण द्वारा आवेश क्या हो रहा है, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में प्रेरण द्वारा क्या हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण किया जा रहा है। जैसे मोटर जनरेटर हो जाते हैं, मोटर होता है, स्टेटर को तो हम देते हैं, उसको सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जो रोटर घूम रहा है उसको हमने सप्लाई नहीं दी। क्यों घूम रहा है वो घूम रहा है प्रेरण के द्वारा घूम रहा है। किसके द्वारा घूम रहा है, प्रेरण के द्वारा घूम रहा है। चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से नीचे जाओगे, थोड़ा सा लाइक का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तुरंत लाइक हो जाएगा। आपके डिस्प्ले पर कुछ ऐसे मतलब छुरछुरे से भी छूटते दिखेंगे आपको, कर दो लाइक, मजा आएगा लाइक करने में। ठीक है, 2 बार लाइक मत करना, करो तो फिर 3 बार करना, तब जाके अच्छा लगता है ना। तो अब आगे चलते हैं अपन, मतलब लाइटिंग अरेस्टर के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है लाइटिंग अरेस्टर, घरों के ऊपर आकाशीय बिजली से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है।
और लाइटिंग अरेस्टर किसका बना हुआ होता है? लाइटिंग अरेस्टर बना हुआ होता है तांबे का। किसका बना हुआ होता है? लाइटिंग अरेस्टर बना होता है कॉपर का बना हुआ होता है। कौन? लाइटिंग अरेस्टर बना हुआ होता है। किससे सुरक्षा करता है ये? आकाशीय बिजली से क्या करता है ये? सुरक्षा करता है। आकाशीय बिजली से क्या करता है? लाइटिंग अरेस्टर सुरक्षा करता है। निर्मित किससे? कॉपर से। अब किस कारण से, मतलब जो तड़ित है, जो आकाशीय बिजली किस कारण से उत्पन्न हुई, ये देख लेते हैं। समरूप प्रकार के विभिन्न आवेशित बादलों के टकराने के कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है और फिर गिरती है। किससे? समरूप प्रकार के विभिन्न आवेशित बादलों के टकराने से। समरूप प्रकार के विभिन्न आवेशित बादलों के टकराने के कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। गिरती कहाँ है? लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर। लाइटिंग अरेस्टर से कहाँ चली जाती है? वो जमीन के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है और किसके द्वारा मापन किया जाता है, ये बात आती है। अगर किसके द्वारा मापन करेंगे तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये किसका हो जाता है? ये हो जाता है आपका विद्युतदर्शी का। क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका विद्युतदर्शी हो जाता है। आवेश कौन सा? आवेश कौन सी राशि होती है? आवेश होती है अदिश राशि। आवेश कौन सी होती है? अदिश राशि। अदिश बोले तो स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर हो जाती है। आवेश का मापन, आवेश की गणना या पहचान विद्युतदर्शी के द्वारा की जाती है। आवेश का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा हम आवेशों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आवेश के मात्रकों के बारे में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, मानक मात्रक कौन सा है, सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है। यहाँ पर एक चीज और बताऊं हम आपको, पहले ये देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका चार्ज का, वो क्या हो जाता है आपका? फेराडे हो जाता है। क्या हो जाता है? फेराडे हो जाता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है? फेराडे हो जाता है। स्टैंडर्ड जो यूनिट है, स्टैंडर्ड जो मात्रक है, वो क्या हो जाता है आपका? कुलाम हो जाता है। स्टैंडर्ड मात्रक क्या हो जाता है? कुलाम हो जाता है। और सबसे छोटा मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाता है। अब यहाँ पर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या? फेराड। और एक और है फेराडे। फेराडे हो गया आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, फेराडे। और एक क्या हो जाता है? एक ऐसा ही सिमिलर सा शब्द है, फेराड। तो ये किसका हो जाता है? ये हो जाता है धारिता का मात्रक हो जाता है। फेराड किसका हो जाता है? धारिता का मात्रक हो जाता है। किसका मात्रक हो जाता है? फेराड किसका मात्रक हो जाता है? फेराड हो जाता है। लो, फेराड किसका मात्रक हो जाता है भाई? फेराड हो जाता है धारिता का मात्रक। हाँ, और एक चीज और याद रखना, जो सबसे छोटा मात्रक है ना, ये कौन सा है भाई? ये सीजीएस यूनिट है। ये भी ध्यान रखना, कौन सा है? सीजीएस यूनिट हो जाती। व्यवहारिक अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रॉन की गणना करना, ये अपने पास में सवाल है। यदि एक कॉपर वायर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होती है तो 1 सेकंड में वायर का अनुप्रस्थ काट से कितना इलेक्ट्रॉन्स गुजर सकते हैं? तो अपन ने पढ़ा था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में? एन ई बराबर क्या? एन ई बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। एन ई बराबर क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। एन इन्होंने अपन से पूछा है, क्या पूछा है? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, ठीक है। एन इन्होंने अपने से क्या किया है? एन इन्होंने पूछा है। इलेक्ट्रॉन अपने को पता है 1.6 गुणा 10 की घात कितना कुलाम? 19 कुलाम हो जाता है। 10 की घात 19 कुलाम बराबर आई कितना दिया है इन्होंने? 5 एम्पियर। एन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम बराबर आई। इन्होंने धारा कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर धारा दे रखी है। समय कितना दिया है इन्होंने? 1 सेकंड का इन्होंने अपने को क्या दिया है? टाइम दिया है। अपने को निकालना क्या है? एन अपने को क्या करना है? यहाँ निकालना है। तो 5 को 5 1 से गुना करेंगे तो 5, तो यह क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम हो जाएगा। अब आगे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, चलिए। तो 5 को यहीं के रहने दो, इस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। नीचे अपने का क्या हो जाएगा? ये 16। तो यहाँ क्या लगा देंगे? ये जीरो, ये पॉइंट हटी, यहाँ हो जाएगा
तो इसको काट दो, इससे 16 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार कटेगा। ठीक है, 48 पीछे बचे 2, फिर कितने बार कटेगा, 1 बार कटेगा, फिर बचे 4, फिर कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, फिर गुणा कितने कर देंगे, 10 की घात 19 गुलाम। ये अपना क्या हो जाता है, एन का मान हो जाता है, ये आ जाता है आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुलाम के नियम पर चलते हैं। कुलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर के क्या है यहाँ पर, के नियतांक है, Q1 Q2 हो जाता है, R क्या हो जाता है यहाँ पर, इसके दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाता है, ये R क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कुलाम का नियम किसके पर आधारित होता है, कुलाम का नियम होता है जो गुरुत्वाकर्षण नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। कुलाम का नियम किस नियम पर आधारित होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम पर कुलाम का नियम आधारित होता है। कुलाम F ये जो बल है किसके समानुपाती है, आवेशों के समानुपाती है। आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है। किसके समानुपाती है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ये किसके समानुपाती है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर। व्युत्क्रमानुपाती किसके है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुलाम का नियम वर्सेज गुरुत्वाकर्षण का नियम करते हैं। अब देखो कि जो आपका स्तर वेदुती की बल के बारे में ये आपने अभी अपन ने ये चीज अपन ने देख लिया। ठीक है, तो इसकी प्रकृति देखते हैं अपन। कुलाम के नियम की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। कुलाम के नियम की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की होती है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, ओनली आकर्षण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक की बात करेंगे तो कितना हो जाता है, 1.67 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी हो जाती। नेक्स्ट अपन चलते हैं कुलाम के नियम की सीमाएं, क्या लिमिटेशन होती है इसकी। तो ये केवल स्तर वैद्युतिक प्रभाव पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है, स्तर वैद्युतिक प्रभाव पर ही लागू होता है। गतिमान आवेश पर कभी भी कुलाम का नियम काम नहीं करता है। गतिमान आवेश पर कुलाम का नियम कभी भी काम नहीं करता है। किस पर काम करता है कुलाम का नियम, कुलाम का नियम ओनली किस पर काम करता है, स्तर वैद्युतिक प्रभाव पर जो नियम काम कर रहा है वो है आपका कुलाम का नियम। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर देखेंगे ये है केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कुलाम का नियम किसके लिए लागू हो रहा है, कुलाम का नियम किसके लिए लागू हो रहा है, बिंदु आवेश के लिए लागू हो रहा है। इस चीज को थोड़ा अभी गौर से देखिए, क्योंकि इससे सिमिलर एक और नियम है गाउस का नियम, वो देखेंगे तब उसके अंदर चीजें बढ़ जाती है ना। और किसके लिए हो रहा है, बिंदु आवेश के लिए। लेकिन बड़े आकार के पिंडों पर सीधे तौर पर कुलाम का नियम लागू नहीं होता है। बड़े आकार के पिंडों पर सीधे तौर पर कुलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो कुलाम का नियम लागू कहाँ होता है, बिंदु आवेश के लिए कुलाम का नियम लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये चीज समझ पाएगा कि पॉइंट चार्ज पर कौन सा नियम लागू, कुलाम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दूरी सीमा। अगर डिस्टेंस लिमिटेशन है, लिमिट है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात कितनी, 10 की घात माइनस 15 मीटर से अगर कम हो जाती है तो कुलाम का नियम लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि नाभिकीय बल के कारण, नाभिकीय बल के कारण 10 की घात 15 मीटर से अगर दूरी कम हो जाती है दो आवेशों के बीच के अंदर तो कुलाम का नियम लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि नाभिकीय बल एक्टिव हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, नाभिकीय बल लगने लग जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विद्युतशीलता की बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं अपन, विद्युतशीलता की बात करते हैं, परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। परमिटिविटी के अंदर जो ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, के क्या है यहाँ पर, नियतांक है। के क्या है, नियतांक है। के नियतांक का मान क्या है, 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन है ना, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन। या फिर इसे क्या बोलेंगे, अगर एप्सिलॉन नोड कर देते हैं इसको अपन, क्या कर देते हैं एप्सिलॉन नोड, तो फिर के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर हो जाता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम हो जाता है। ये भी क्या है आपके के नियतांक है, उसका मान हो जाता। ठीक है, एप्सिलॉन नोड सिग्मा, ये एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर हो जाता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाता है, परमिटिविटी का मात्रक क्या हो जाता है, फैराड मीटर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
निरपेक्ष निरपेक्ष एप्सिलॉन नोट के बारे में बात करते हैं। हवा या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है? हवा या निर्वात के अंदर निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात क्या हो जाता है? 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर हो जाता है। एक बार इसको वापस से याद कीजिए, एप्सिलॉन नोट का मान क्या हो जाता है हवा या निर्वात के अंदर? 8.854 गुणा 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर हो जाता है। 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर हो जाता है। अपेक्षित जो आपका क्या है एप्सिलॉन आर है, ये माध्यम के अंदर माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता होती है। ये क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नोड, और वो क्या है? माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता है। कौन? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? ये मात्रकहीन राशि होती है। एप्सिलॉन आर क्या होता है? मात्रकहीन राशि होता है। और निर्वात के अंदर एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 होता है। निर्वात के अंदर एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 होता है। निर्वात के अंदर एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 होता है। एप्सिलॉन का मान, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से क्या होता है? अधिक होता है। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात के अंदर जो एप्सिलॉन आर है, विभिन्न माध्यम के अंदर एप्सिलॉन आर का क्या प्रभाव है? अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन आर का मान क्या है भाई? निर्वात है तो एप्सिलॉन आर का मान क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। निर्वात के अंदर, वायु के अंदर वायु के अंदर एप्सिलॉन आर का मान क्या है? 1.00 क्या है? 54 हो जाता है। 1.0054 हो जाता है। कांच के अंदर क्या हो जाता है? कांच के अंदर एप्सिलॉन आर का मान हो जाता है 5 से 10 हो जाता है। जल के अंदर कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। और अभी मैंने बताया आपको एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं गाउस का नियम। मैंने भी जस्ट बोला कि मतलब जस्ट अभी मैंने पहले बताया नियम आपको, इसका कूलाम का नियम कहाँ लागू हो रहा है? पॉइंट चार्ज पर। लेकिन गाउस के नियम के अंदर चीजें बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाउस का नियम क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन करता है स्थापित? गाउस का नियम करता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन गाउस का नियम। गाउस का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पॉइंट चार्ज के लिए भी कहा किया जा रहा है, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है। अनंत सीट के लिए भी किया जा रहा है, और किसके लिए भी किया जा रहा है? गोलाकार सेलों के लिए भी क्या किया जा रहा है? इसका उपयोग किया जा रहा है। यह नियम संपूर्ण स्तर वैद्युतिकी में लागू होता है। यह नियम संपूर्ण स्तर वैद्युतिकी में भी लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, अभी जो अपन ने पढ़े उनके ये सूत्र हो जाते हैं। आवेश का अपन ने 2 पढ़े थे, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई और Q बराबर आई टी। Q बराबर एन ई और Q बराबर आई टी, ये दोनों अभी देखे अपन ने। कूलाम का अपन ने पढ़ा F बराबर K Q1 Q2 बटा R पढ़ा अपन ने। और K का मान अपन ने पढ़ा 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कहाँ पढ़ा? ये निर्वात के अंदर है, याद रखना। ये कहाँ है? निर्वात के अंदर है भाई। ये कहाँ है? निर्वात के अंदर है। और विद्युतशीलता की बात करेंगे, विद्युतशीलता की बात करेंगे तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन अपन ने एप्सिलॉन नोड का मान क्या था? 8.854 गुणा 10 की घात -12 फैराड प्रति मीटर। गाउस का नियम का भी अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना अपन ने देखा है। परमाणु की संरचना प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु की बाह्य कक्षाओं में क्या लगाता रहता है? दीर्घवृत्ताकार अवस्था में चक्कर काटता रहता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर स्थापित होते हैं, नाभिक के अंदर स्थापित होते हैं। अगर अपन नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे तो क्या हो जाती है? 10 की घात -15 मीटर हो जाती है। या फिर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर हो जाती है। परमाणु की बात करेंगे तो 10 की घात -10 मीटर हो जाता है। और दूसरी बात करते हैं अपन की इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? ये कक्षाओं के अंदर, ऑर्बिट के अंदर क्या लगा रहे हैं? नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इनका विन्यास करते हैं अपन के एल एम एन के अंदर करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक है, नाभिक की खोज जिन महाशय ने की है उनका नाम क्या है? रदरफोर्ड साहब है। नाभिक की खोज जिन महाशय ने की है उनका नाम रदरफोर्ड साहब है। एक बार ये चीजें आप देख लो। आवर्त सारणी के अंदर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके अंदर रो कितने हैं? आवर्त कितने हैं? आवर्त की बात करेंगे तो उसके अंदर 7 आवर्त हैं।
और 18 समूह यानी 18 उसके अंदर कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु के अंदर जो विद्यमान होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तीनों के बारे में बात करते हैं, इनके द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे और इनके किसके बारे में, आवेश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। कितना होता है? 1.602 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम होता है। अगर द्रव्यमान की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की बात करते हैं तो कितना हो जाता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रोटॉन की। प्रोटॉन की प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। इस पर आवेश की बात करेंगे तो इस पर आवेश कौन से? इस पर आवेश है पॉजिटिव आवेश। कौन कौन से आवेश है इस पर? इस पर है पॉजिटिव आवेश और इस पर कौन से हैं? नेगेटिव आवेश। इस पर कौन से आवेश? इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ऋणावेश है और इस पर क्या है? धनावेश हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं तो आवेश क्या हो जाते हैं इस पर? प्लस 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। किसके ऊपर आवेश हो जाता है? आपका प्रोटॉन के ऊपर आवेश हो जाता है। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं, प्रोटॉन के अगर द्रव्यमान की बात करते हैं हम तो कितना हो जाता है? 1.673 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उनका नाम क्या है? जेम्स चैडविक उनका नाम है। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेशित कण नहीं होता। ना तो न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना न्यूट्रॉन पर धनावेशित होते हैं, ना ऋणावेशित होते हैं। इसलिए इस कण को क्या कहा गया है? इसलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कण कहा गया है, न्यूट्रल कहा गया है। उदासीन का है, न्यूट्रल है। जैसे अपन नहीं रहते न्यूट्रल, कई बार कई मैटर हो जाते हैं, ना तो इसकी साइड में बोल रहे हैं ना इसकी साइड में बोल रहे हैं। ठीक है, दोगलापंथी कर देते हैं वहां पर। तो उस तरीके से ये कौन? न्यूट्रॉन भाई साहब अपने उदासीन है कि अपने को कुछ किसी से मतलब नहीं है भाई, है ना। लेकिन इसका द्रव्यमान की बात करेंगे तो दोनों का द्रव्यमान लगभग 19-20 ही है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.676 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी होता है और इसका कितना होता है? 1.673 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान इन दोनों का लगभग बराबर सा होता है। अगर आवेश की बात करेंगे तो आवेश समान है, लेकिन इसका तो ऋणात्मक है, सॉरी इसका तो ऋणात्मक है, इसका क्या है? धनात्मक आवेश हो जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना है। 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कौन सा है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्रम की बात करेंगे, अणु होता है उसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, फिर आता है परमाणु, फिर आता है न्यूट्रॉन, फिर आता है प्रोटॉन, फिर आता है इलेक्ट्रॉन आ जाता है आपका। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 के जी होता है। एक एम यू बराबर क्या होता है? 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा सा एक कमेंट इस पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में अपन बात कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। भाई प्रोटॉन की संख्या कितनी? प्रोटॉन की संख्या प्लस 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ठीक है, और फिर अपन ने किसकी पढ़ी? न्यूट्रॉन की, माइनस 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। संख्या बराबर है लेकिन क्या है? एक तो धनावेशित है एक ऋणावेशित है, यानी कि अवस्था कौन सी है इनकी? इनकी अवस्था कौन सी है? इनकी अवस्था कौन सी आ जाती है? उदासीन अवस्था आ जाती है। अवस्था किस कौन सी आ जाती है भाई? अवस्था आ जाती है इनकी उदासीन अवस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था आ जाती है? उदासीन अवस्था आ जाती है। ठीक है, परमाणु भार की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या हो जाता है? परमाणु भार हो जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या हो जाता है? परमाणु भार हो जाता है। अपन यहाँ समझते हैं यूरेनियम है, इसका प्रोटॉन कितने हैं? 92 है। प्रोटॉन कितने हैं? 92।
लेकिन अपन देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कितना है इसका, परमाणु भार कितना है 235 है, इसका परमाणु भार कितना है 235 है। तो परमाणु भार के अंदर से, टोटल के अंदर से हम प्रोटॉन निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम का न्यूट्रॉन कितने हैं 143 हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, इलेक्ट्रॉन का विन्यास। इलेक्ट्रॉन का विन्यास जिससे सूत्र से अपन करते हैं वो होता है 2n²। क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है भाई, वो 2n² होता है। कक्षा कौन सी होती है, के, एक तो जाती के, एन है यानी कि पहली कक्षा, एन का मतलब क्या है पहली कक्षा। फिर अपना सूत्र क्या है 2n, तो एन क्या हो गया, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या एक, एक का स्क्वायर एक, दो से गुणा करेंगे दो, तो पहली कक्षा के अंदर दो। फिर क्या है दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा है तो दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, चार को गुणा किससे करेंगे दो, दो से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ, नौ को दो से करेंगे तो 18 हो जाएगा। चौथी कक्षा के अंदर बात करें, चौथी कक्षा के अंदर कितने, चौथी कक्षा अपनी कक्षा कौन सी है ये, चार। कक्षा कौन सी है ये, चार है। तो चार का स्क्वायर कितना 16, 16 को किससे गुणा कर रहे हैं अपन दो से, दो से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा 32। ऐसे ही क्रम में हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही क्रम के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं कि एक नियम लगता है कि किसी भी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर नई कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर आ जाता है आपका जे क्यूबिक बाइट्स, जिसको मतलब याद करने योग्य डेटा है। एक घन सेमी तांबा है तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, 8.5 गुणा 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की तापीय गति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की तापीय गति क्या होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होती है। एक मोल में परमाणु की जो अवगाद्रो संख्या है वो क्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23 हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कर लेते हैं। चालक, अर्धचालक, कुचालक। चालक वो जिनके अंदर विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके, अर्धचालक वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, कम प्रवाहित होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर चालक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, वो पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। कुचालक क्या होते हैं, जिनके अंदर विद्युत धारा बिल्कुल ही प्रवाहित ना हो वो कहलाते हैं कुचालक। जैसे लकड़ी है आपका, रबर है, ठीक है, ये कुचालक की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। वेकेलाइट है, बहुत सी चीजें हो जाती है। अब बात करते हैं कि चालक क्या होते हैं। चालक वो होते हैं जिनकी बाह्य कक्षा के अंदर भाई एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अर्धचालक क्या है, जिनके बाह्य कक्षा के अंदर अगर चार इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन है, तो अर्धचालक हो जाते हैं। कुचालक क्या है, जिनके बाह्य कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ चालक है, उनको देख लेते हैं। कॉपर, कॉपर का परमाणु विन्यास कैसे कर रहे हैं अपन, के, कैसे कर रहे हैं, के एल एम के अंदर, किसके अंदर, के एल एम के अंदर परमाणु विन्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, बचा एक, तो बचा एक, तो एक बच रहा है जो क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एजी की बात करेंगे, चांदी की बात करते हैं। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना 47। तो पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी के अंदर 18, और फिर लास्ट की कक्षा बची जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना बचा अपने पास में, एक। जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा तो ये भी क्या अपने पास में चालक हो जाता है। सोने की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका कितना 79। अब इसका परमाणु विन्यास कैसे करेंगे, दो करेंगे, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी के अंदर क्या हो जाएगा 18, चौथी में कितना हो जाएगा 32, और फिर पांचवी कक्षा के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, और छठी कक्षा के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। क्या बच गया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गया। तो यानी कि सोना भी अपना अच्छा चालक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अच्छा चालक कौन, चांदी। फिर कौन, सॉरी सबसे अच्छा चालक कौन,
चांदी, उसके बाद में कौन, तांबा, तांबे के बाद में कौन, सोना, सोने के बाद में कौन, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 13। पहली के कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी के अंदर 8, और तीसरी के अंदर कितने बचेंगे, 3, 3 बचेंगे, तो भी क्या है कि 1 2 3 जिस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो एल्यूमिनियम भी क्या हो जाएगा आपका, चालक हो जाता है। एल्यूमिनियम भी क्या हो जाता है आपका, चालक हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं अर्धचालक की बात कर लेते हैं। अर्धचालक हो कि जिनकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6। पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी के अंदर कितने बचे, 4, तो क्या हो गया, अर्धचालक। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का कितना, 14, तो 14 है तो पहली के अंदर 4, दूसरी के अंदर 8, 10 बचे, बचे कितने, 4, तो ये भी क्या हो गया, अर्धचालक। जर्मेनियम है, जर्मेनियम का 32, पहली के अंदर 8, दूसरी के अंदर भी, पहली के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, तीसरी में 18, बचे कितने, 4। और जिनकी कक्षा के अंदर क्या हो जाते हैं, जिनके अंतिम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपके अर्धचालक हो जाते हैं। ये सब पहले से आप जानते हो ना। जो एक यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन करता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। और अल्फा कणों का मान होता है जो प्रोटॉन से क्या होता है, 2 गुना होता है। अल्फा कण कौन से होते हैं, धनावेशित। प्रोटॉन भी क्या होता है, धनावेशित। तो अल्फा कण का मान क्या होता है, प्रोटॉन से कितने गुना, 2 गुना होता है। अल्फा कण धनावेशित, प्रोटॉन भी धनावेशित। अल्फा कण का मान क्या होता है, प्रोटॉन से 2 गुना होता है। ये याद रखने वन लाइनर चीजें हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है। जब 2 प्रोटॉनों को पास पास लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। कब होती है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर होगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों को पास लाते हैं, 2 न्यूट्रॉनों को पास लाते हैं, 2 प्रोटॉनों को पास लाते हैं, 2 प्रोटॉनों को दूर ले जाते हैं, 2 प्रोटॉनों को पास लाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। जिसके अंदर आपका आ जाता है मेटेलिक बॉन्ड आ जाता है, फिर आ जाता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है, फिर आ जाता है आयनिक बॉन्ड आ जाता है। सबसे मजबूत जो बंध होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बंध होता है। सबसे कमजोर बंध कौन सा होता है, धात्विक होता है। जो मध्य होता है वो कौन सा होता है, सहसंयोजी बंध होता है। जो धात्विक बंध होता है इसके अंदर क्या होता है, 2 धातुओं के मध्य, 2 धातुओं के मध्य अगर बॉन्ड बन रहा है, 2 धातुओं के मध्य अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा, धात्विक बॉन्ड। और 2 अधातुओं के मध्य बन रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी हो जाएगा। धातु और अधातु के मध्य बन रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका आयनिक बॉन्ड हो जाता है। सबसे मजबूत, सबसे कमजोर कौन सा होता है, धात्विक। और सबसे मजबूत कौन सा होता है आपका, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या कहती है, कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहती है कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, इकाई आवेश पर लगने वाला फोर्स, इकाई आवेश पर लगने वाला बल किसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। क्यू बराबर, यहाँ आवेश क्या है, 1 है। आवेश क्या है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, ई बराबर क्या है, एफ, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ई बराबर क्या है यहाँ पर, एफ है। ई बराबर क्या है, एफ है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कुलाम यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक की बात करेंगे अपन तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कुलाम होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कुलाम हो जाता है। न्यूटन प्रति कुलाम हो जाता है। राशि कौन सी है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब देखते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बल रेखाओं के बारे में देखते हैं। बल रेखाएं धनात्मक से तो बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बल रेखाएं कहाँ से, धनात्मक से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ऋणात्मक से क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। काल्पनिक रूप से बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र के अंदर क्या होती हैं,
खुले वक्र के अंदर का बल रेखा है हमेशा खुला वक्र का क्या करती है, निर्माण करती है। बल रेखाएं आवेश पर क्या करती है, निर्भर करती है। बल रेखाएं किस पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती हैं। बल रेखाओं का उद्गम धनावेश से बाहर निकलना और ऋणावेश से प्रवेश करना होता है। बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बल रेखाएं खुला वक्र का क्या करती है, निर्माण करती हैं। बल रेखाओं का घनत्व, बल रेखाओं की संख्या आवेश के मान पर निर्भर करती है। आवेश बढ़ा रहे हो तो बल रेखा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बल रेखा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, बल रेखाओं की संख्या किस पर निर्भर कर रही है, आवेश के मान पर निर्भर कर रही है। अब पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में, पढ़ते हैं किसके बारे में, पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आवेश से लंबवत 90 डिग्री पर, लंबवत यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री पर निकलने वाला फ्लक्स, आवेश से 90 डिग्री पर निकलने वाला क्या है, फ्लक्स है। आवेश से 90 डिग्री पर निकलने वाला फ्लक्स ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा एरिया हो जाता है। अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अभी सूत्र देखा था, तो क्या देखा था अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, यहाँ पर देखा है न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर पढ़ते हैं एक जगह और, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। न्यूटन प्रति कूलम भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है और न्यूटन वो वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाता है। ठीक है, और फिर एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इससे तो ये कट गया, बचा मीटर इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक, बोर्ड हैंग हो गया था, अरे ठीक है, मक्खी आ गई थी एक है ना, वो परेशान कर बोर्ड पर बैठ गई थी, इसलिए मार कर नहीं चल रहा था। कभी कभी हो जाती है ये सारी प्रॉब्लम। अब मक्खी थी तो मतलब थी, अब चली गई। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर हो जाता है। अगर अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है, और विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो वोल्ट मीटर हो जाता है। ज्यादा थोड़ा सा याद रखना है, कंफ्यूज होने में टाइम नहीं लगता इनके अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन विभव और विभव प्रवणता देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि इकाई लंबाई पर क्या, विभवांतर, इकाई लंबाई पर विभवांतर, और वहां पर क्या था, इकाई आवेश पर क्या था, वहां पर इकाई आवेश पर बल था वहां पर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि विद्युत प्रवणता क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। परिभाषा क्या है इसकी, इकाई लंबाई पर विभवांतर, इकाई लंबाई पर विभवांतर वोल्ट प्रति मीटर क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। और आपकी विद्युत प्रवणता क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जहां पर क्या हो, आवेश क्या हो, समान हो, तो वह पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जहां पर विभव क्या हो, समान हो। ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इस पर क्या है, विभव क्या है, समान है। और ये कहाँ काम करेगा, आपका खोखले गोले पर काम करेगा। कहाँ पर काम करेगा, खोखला गोला, कौन सा, खोखला गोला। ठीक है, एक खोखले गोले के अंदर समविभव पृष्ठ के सभी शून्य नियम लागू होते हैं। खोखले गोले के अंदर बात करते हैं, यहाँ विभवांतर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत फ्लक्स, आवेश सभी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। विभवांतर जीरो, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जीरो, विद्युत फ्लक्स जीरो, विद्युत आवेश जीरो, किसके अंदर, खोखले गोले के अंदर और खोखले गोले के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्णन की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, समान परिणाम है, परिणाम क्या है, समान है, लेकिन ध्रुवता क्या है, विपरीत है। समान परिणाम और विपरीत ध्रुवता, ध्रुवता के आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्णन कहलाता है। समान परिणाम, लेकिन क्या है, समान परिणाम है लेकिन ध्रुवता क्या है, इनके अंदर विपरीत है। तो विपरीत ध्रुवता है तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्णन हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्णन का सूत्र क्या होता है, Q बराबर 2a, और एरिया हो जाएगा यहाँ पर। तो ये राशि कौन सी है, राशि की बात करेंगे तो ये क्या हो जाती है, सदिश राशि हो जाती है। मात्रक की बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्णन, कूलम
इंटू मीटर हो जाती है, कूलाम मीटर बोल सकते हैं सीधे अपने को। ये आपके मुख्य सूत्र हो जाते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं उनके, ठीक है। तो क्या हो जाती है विद्युत, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अपन ने दोनों पढ़ा था, इकाई इकाई आवेश पर फोर्स और इकाई लंबाई पर क्या पढ़ा था अपन ने, विभव पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा, अगर अपन पढ़ रहे हैं इकाई आवेश पर फोर्स पढ़ रहे हैं तो वो हो जाएगा गुलाम, न्यूटन प्रति गुलाम हो जाएगा। और इकाई लंबाई पर अगर वोल्ट पढ़ रहे हैं, इकाई लंबाई पर अगर विभव पढ़ रहे हैं तो वोल्ट मीटर हो जाता है। राशि कौन सी हो जाती है, ये राशि हो जाती है आपकी सदिश हो जाती है। विद्युत आवेश तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोल सकते दो इसको ना, तो इसका क्या हो जाता है न्यूटन प्रति गुलाम हो जाता है क्या इसका मात्रक, और राशि कौन सी है ये सदिश हो जाती है। विद्युत फ्लक्स क्या पड़ा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा क्या हो जाता है आपका एरिया हो जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुणा एरिया आपका हो जाता है कौन सा, विद्युत फ्लक्स हो जाता है। तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वोल्ट मीटर हो जाएगा। और विभव प्रवणता का ध्यान रखना, इसका तो विद्युत फ्लक्स का तो क्या होगा वोल्ट गुणा मीटर हो जाएगा, विद्युत प्रवणता क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्णन का जस्ट अभी बताया मैंने, गुलाम प्रति मीटर हो जाता है। और सारी राशियां क्या हैं ये हैं सदिश राशियां। ये है आज का आपका सेशन, ज्यादा बड़ा भी नहीं बना है, छोटी सी क्लास है, लेकिन आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। और फिर से मैं बताना चाहूंगा हमारा ऑफर चल रहा है इसके ऊपर, 24 घंटे के लिए ये वैलिड है। जब आप वीडियो देख रहे हो अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो 10% का कूपन है, आपको 10% छूट मिलेगी कोर्स पर। जाइए खरीदिए, लाइव बैच है, लाइव के साथ में ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सारी कुछ चीजें। तो जाइए और चेकआउट कीजिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।